back to my channel. I'm Siddharth Ghosh and today हम लोग इसका आज थेराप्यूटिक अप्रोचेस जो चैप्टर है हमने मैंने बहुत दिन से इसका लेक्चर नहीं डाला है सो ये आई थिंक इट विल बी द पार्ट 3 इफ आई एम नॉट रॉन्ग बिकॉज आई एम आल्सो not sure, sorry guys. So I think part 3 is the lecture एंड हम लोग जैसे हमने साइकोथेरेपी पढ़ा था, अलायंस पढ़ा था, है ना? हमने व्हाट इज अ थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप, तो हमने ये सब देख लिया था. सो अब हम लोग आज ट्रांसपेरेंस पढ़ेंगे. तो गाइस प्लीज बेयर विथ मी. अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता या कुछ भी कॉन्सेप्ट जो है ना, इसमें नहीं समझ आता, आई ट्राई टू यू नो tell you in the description also, and I'll tell you like in the comment section. Please do write your comment, and of course I'll help you with the doubts. So let's start. As the unconscious forces are brought into the conscious realm through free association dream interpretation, the client starts identifying the therapist with the authority figures from the past, usually childhood. तो जैसे हमने फ्री एसोसिएशन पढ़ा था, राइट? तो इसका मेन मेथड क्या है? टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट प्रॉब्लम. ये क्लाइंट क्यों, क्या, किस चीज से गुजर रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ द पास्ट, कुछ तो होगा, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ होगा, राइट? तो वैसे ही इसमें क्या बोल रहे हैं कि फ्री एसोसिएशन या ड्रीम इंटरप्रिटेशन जो मेथड है ना, कि ड्रीम से या फ्री एसोसिएशन, तो क्लाइंट क्या करता है, वो जो थेरेपिस्ट को ना एक अथॉरिटी फिगर से समझ आता है ऑफ द पास्ट, यूजुअली चाइल्डहुड. therapist may be seen as a punitive father और as a negligent mother. मतलब या तो नेग्लिजेंट मदर है या punitive, मतलब उसको एक अथॉरिटी फिगर दिया कि हाँ पास्ट में उसके साथ क्या हुआ, तो वो जो क्या बोलते हैं, जो थेरेपिस्ट है वो मतलब वैसे ही दिखेगा पास्ट में client killer. Therapist maintains a non-judgmental yet permissive attitude and allows the client to continue with the process of emotional identification. This is the process of transference. अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, थेरेपिस्ट जो है वो एक मेंटेन करेगा नॉन जजमेंटल येट परमिसिव एटीट्यूड. मतलब जो जजमेंटल नहीं होना है, एक ऐसा एटीट्यूड रखना है ताकि जो क्लाइंट है वो कंफर्टेबल फील करे, है ना, कि अपने जो उसको जो भी कोई उसको एक्सपीरियंस रहा है. तो ये कौन सा प्रोसेस है ऑफ ट्रांसफरेंस, right? The therapist encourages the process because it helps him in understanding the unconscious conflicts of the client. The client acts out his frustration, anger, fear, and depression that she has uh, harbored towards that person. मतलब उसको एक फ्रस्ट्रेशन उसका निकल जाता है, फ्रस्ट्रेशन का एंगर निकल जाता है, या फिर उसको डर लगता है ना, ये जो पास में था, बट नॉट एक्सप्रेस एट दैट टाइम, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया मतलब उसी टाइम उस सिचुएशन में जब थी. थेरेपिस्ट बिकम्स अ सब्स्टिट्यूट और फॉर दैट पर्सन इन द प्रेजेंट. दिस इज कॉल्ड ट्रांसफरेंस न्यूरोसिस. ट्रांसफरेंस न्यूरोसिस क्या होता है, जब थेरेपिस्ट क्या होता है, एक सब्स्टिट्यूट बन जाता है फॉर दैट पर्सन इन द प्रेजेंट. क्यों वही इंसान जैसे थेरेपिस्ट वही मतलब वैसे ही एक्ट करेगा ना, एक्ट नहीं करेगा उसके लिए, मतलब क्लाइंट के लिए लगेगा कि अब शुरू के टाइम में यही मतलब ऐसे नेगलेक्ट बंदा या प्यूनिटिव फादर है. A full-blown transference neurosis is helpful in making the therapist aware of the nature or intrapsychic conflicts suffered by the client. A full-blown transference neurosis इसमें help करता है in making the therapist that aware of the nature, that you know therapist को aware है. There is a positive transference in which the client idealizes, falls in love with the therapist and seeks the therapist's approval. कि positive देख दो transference है, positive transference और negative transference. I'll just write it here. Positive, negative. अब हमने देखा कि पॉजिटिव क्या होता है, क्लाइंट क्या है, फॉल्स इन लव है ना विद द थेरेपिस्ट, एंड वो थेरेपिस्ट का अप्रूवल सीक करने को सीक करता है क्लाइंट. ठीक है.
I'll let it here. अब यहाँ क्या है, क्लाइंट जो है, गाइस अगर आपको भी लिखना आप लिख सकते हो। पॉजिटिव में क्या देखा, पॉजिटिव ट्रांसफर्स में हमने ये देखा कि क्लाइंट सॉरी हाँ क्लाइंट फॉल्स इन लव विद थेरेपिस्ट एंड ही और शी सीक्स द थेरेपिस्ट अप्रूवल, whereas नेगेटिव ट्रांसफर्स ये बोलता है कि क्लाइंट हैज फीलिंग्स लाइक एंगर, हॉस्टिलिटी और हेट्रेड टुवर्ड्स द थेरेपिस्ट। ठीक है, तो ये हमने दो ट्रांसफर्स देख लिए, पॉजिटिव ट्रांसफरेंस और नेगेटिव ट्रांसफरेंस। अब हम चलते हैं, ये देखिए यहाँ लिखा है ना, नेगेटिव ट्रांसफरेंस इज प्रेजेंट व्हेन द क्लाइंट हैज फीलिंग्स ऑफ हॉस्टिलिटी, एंगर एंड रिजेंटमेंट, मतलब बहुत गुस्सा, बहुत हेट्रेड टुवर्ड्स द थेरेपिस्ट। रेजिस्टेंस, अब देखते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। The process of transference met with resistance. Since the process of transference exposes the unconscious wishes in conflict, thereby increasing distress levels, the client resists transference. Due to resistance, the client opposes the progress of therapy in order to protect him from the recall of painful unconscious memories. So, resistance क्या है? मतलब रेजिस्टेंस जो होता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स, जो अनकॉन्शियस विशेस, जो मतलब बहुत डरावनी वाली, बहुत जो क्लाइंट को बहुत डर लगता है, क्या होता है जो ट्रांसफरेंस के प्रोसेस में, ट्रांसफरेंस क्या था, बस हमने बात किया कि नो क्लाइंट जब जो थेरेपिस्ट जो है वो अपना नॉन जजमेंटल एंड कुछ ऐसे मतलब इतना भी जजमेंट सोचना नहीं कि ये क्या है क्लाइंट ने, क्योंकि वो उसका पास्ट है ना। तो वैसे ही क्लाइंट जब मतलब ऐसे कुछ बोलता है जो उसका ट्रॉमेटिक या फिर पास्ट एक्सपीरियंस जो बहुत अच्छा नहीं था उसके लिए, विच इज नॉट विच इज वेरी अनप्लेजेंट फॉर हिम, सो क्या और हर, सो व्हाट हैज हैपेंड, उसके दौरान ही कुछ ऐसे अनकॉन्शियस विशेस वो एक्सपो मतलब ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब उसके दिमाग में आ जाते हैं, उसके जो डिस्ट्रेस लेवल्स मतलब उसको बहुत एंजाइटी होने लगती है। तो द क्लाइंट रेजिस्ट द ट्रांसफेक्स, और इसी रीजन द क्लाइंट opposes the progress of therapy or to protect herself from the recall of painful, कि opposes मतलब उसको थेरेपी, जो थेरेपी ले रही है या ले रहा है उसको डर लगता है, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है ना, protect her from the recall of painful unconscious memory. Conscious, the client directly hides some information. Conscious क्या बोल रहा है, जब भी जो क्लाइंट है ना, he or she hide some information, some extra information जो उसके पास रहता है। Unconscious के the clients become silent during the therapy session. He or she recalls the trivial details without recalling the emotional ones. The client misses appointments. The client comes late for therapy sessions. अब यहाँ क्या हुआ, अनकॉन्शियस में क्या है वो, क्योंकि वो होश में तो उसको वो डेलिबरेटली ही और शी इज हाइडिंग सम इंफॉर्मेशन, बट अनकॉन्शियस में ऐसा नहीं है, वो कभी कभी चुप हो जाता है क्लाइंट, या वो सम इमोशनल इंफॉर्मेटिव डिटेल है वो उसको है ना छोड़ के ट्रिवियल डिटेल्स देती है देता है, वो कुछ अपॉइंटमेंट्स जो भी मतलब उसके सेशंस है वो मिस कर देता है या फिर वो लेट आता है ना, तो ये अनकॉन्शियस में। Overcome is by repeatedly confronting the patient about it, by uncovering emotions such as anxiety, fear, shame, which is causing the resistance. Unconscious क्या, anxiety हो रही है, fear हो रहा है,
या कुछ शर्मिंदा है वो, है ना? इंटरप्रिटेशन क्या है? ये रेजिस्टेंस के पार्ट है, क्योंकि रेजिस्टेंस में दो आ गए हमने पढ़ लिए, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। ये जो हमने पढ़ा था कि क्लाइंट लीड आता है अनकॉन्शियस में, वो मिस करता है कुछ सेशंस। तो एनालिटिकल techniques of interpretation. It's a fundamental which is cause which causes by which change is affected. Change effect होता है, it's a fundamental mechanism. टू एनालिटिकल टेक्निक्स है, एक बिहेवियर, ये बिहेवियर हम लोग करेंगे आज, एंड कॉग्निटिव पार्ट्स है। तो लेट्स स्टार्ट विद बिहेवियर। The principle of these techniques are to reduce the arousal level of the client, कि वो जो एंजाइटी है ना, वो सब रिड्यूस हो जाए। Alter, one second. Alter behavior through classical condition with different contingencies of reinforcements. Use Viracious learning procedures if necessary. कि ये क्लासिकल कंडीशनिंग है ना, इसको ऑल्टरनेटली मतलब ऑल्टर बिहेवियर है ये, किस लिए यूज करेंगे? थ्रू क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग। द स्किल ऑफ द थेरेपिस्ट लाइज in conducting an accurate behavioral analysis and building a treatment package with the appropriate techniques. कि स्किल क्या है थेरेपिस्ट का इसमें, कि ये एक्यूरेटली बिहेवियर एनालिसिस, मतलब अगर थेरेपिस्ट को क्लाइंट की हिस्ट्री पता है कि क्लाइंट किससे, तो उसको एक्यूरेटली पता होना चाहिए कि इनमें से कौन से जो टेक्निक्स हैं हम पढ़ने वाले हैं, कौन सा यूज करना है। Negative reinforcement, major technique of behavior modification. Response lead organism to get rid of painful or avoid and escape from them. Provide negative. One learns to move away from dangerous stimuli because they provide negative reinforcement. For example, one learns to put on woolen clothes, burn firewood, or use electric heaters to avoid the unpleasant cold heater. अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या कहता है कि जो भी कुछ ना डरावना सा पेनफुल स्टिमुलाई है या कुछ ऐसे जिससे नेगेटिव मतलब एस्केप करना है, वो भी नेगेटिव चीज या पेनफुल स्टिमुलाई है, तो वो क्या प्रोवाइड करता है थेरेपिस्ट? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। इससे क्या होता है? वन लर्न्स टू मूव अवे फ्रॉम डेंजरस स्टिमुलाई, कि यू नो एक कोई डेंजरस स्टिमुलाई जो पेनफुल है, and which cause them to provide negative reinforcement, which वो प्रोवाइड करता है नेगेटिव reinforcement, मतलब कुछ पेनफुल से वैसे हटाने के लिए, उससे एस्केप करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वन लर्न्स टू पुट ऑन वुलन क्लोथ्स, कोई वुलन क्लोथ्स पहनता है, या ठंडी के टाइम में बर्न फायर वुड और यूज इलेक्ट्रिक हीटर्स, है ना, दैट अवॉइड द to avoid the unpleasant cold weather, तो unpleasant बहुत ठंडा, तो हम गर्मी में स्वेटर वेटर पहनते हैं, हीटर्स लगाते हैं, है ना। फर्स्ट ये हो गया aversive conditioning। अनदर मेजर टेक्निक ऑफ बिहेवियर, ये भी बिहेवियर मॉडिफिकेशन है। इट रेफर्स टू रिपीटेड एसोसिएशन और डिजायर्ड रिस्पॉन्स विद एन aversive consequence, मतलब एक अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स रिपीटेड एसोसिएशन। For example, alcoholic is given a mild electric shock. Now smell the alcohol. With repeated pairings, the smell of is aversive as the pain of the shock is with it, and person will give up the alcohol. अब क्या हो रहा है? Repeated association of undesired response. अब यहाँ से एग्जाम्पल दिया कि अल्कोहलिक को एक थोड़ा हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया, एंड उसके बाद बाला बोला कि तुम अल्कोहल को स्मेल करो। अब उसको क्या लगेगा? कि उसको लगेगा कि जब भी वो ना मतलब स्मेल करेगा, मतलब उसको जैसे स्मेल करने वाला है, तो उसको वो एकदम वैसे ही मतलब जैसे उसको झटका लगा था, बहुत अच्छा नहीं लगा उसको, तो वैसे उसको स्मेल भी वैसे आ गया, तो उसने क्या करेगा? वो अल्कोहल छोड़ देगा। तो ये हो गया अवर्सिव कंडीशनिंग, कि रिपीटेड एसोसिएशन इन विद एन अवर्सिव कॉन्सिक्वेंस ना। इस अगर झटका लगेगा, अगर अल्कोहलिक वाला positive, if an adaptive behavior occurs daily, positive reinforcement is given to increase the deficit. For example, child does not do the homework regularly,
Positive reinforcement may be used to by the child mother by preparing the child's favorite dish whenever he does the homework at the appointed time. The positive reinforcement of food will increase the behavior of doing the homework. अब यहाँ क्या बोल रहे हैं कि अगर चाइल्ड अपना होमवर्क नहीं करता रेगुलरली तो पॉजिटिव reinforcement क्या होगा कि मैं अब चाइल्ड का फेवरेट डिश बनाऊंगा मतलब ये रेयरली इफ एन अडैप्टिव बिहेवियर अकर्स रेयरली सो मैं अपना फेवरेट डिश चाइल्ड का मैं अपने बच्चे का फेवरेट डिश बनाऊंगी आज तो उसको अगर समझ आ गया तो विल इंक्रीज द बिहेवियर ऑफ डूइंग होमवर्क एट दैट पॉइंट तो फिर उसको मतलब बच्चा भी सोचेगा कि चलो मैं अपना होमवर्क करूँ फिर मैं अपना फेवरेट खाना खाऊंगा तो ये होता है पॉजिटिव टोकन इकोनॉमी इट्स लाइक अ रिवॉर्ड मतलब एक मान लो मैं रिवॉर्ड बोल देता हूँ अगर वाई रिवॉर्ड हम पढ़ते हैं persons with behavioral problems can be given a token as a reward every time a watched wanted behavior occurs. The tokens are collected in exchange for a request such as outing for the patient और ट्रीट फॉर द चाइल्ड मान लो एक टोकन दिया जाता है कि आपको एक टास्क दो चलो मैं होमवर्क कर लेता हूँ फ्रॉम दिस टू दिस फ्रॉम टू थ्री उसके बाद मैं खेलने जाऊंगा तो यहाँ क्या होगा एक वांटेड बिहेवियर है ना वांटेड बिहेवियर मतलब तो होमवर्क करने वो वांटेड बिहेवियर हो गया तो मुझे टोकन मिलेगा एज अ रिवॉर्ड तो इट इज टोकन इकोनॉमी differential reinforcement unwanted behavior can be reduced and wanted behavior can be increased by simultaneously through differential reinforcement मतलब एक unwanted behavior कभी reduce हो सकता है and simultaneously wanted behavior कभी increase हो सकता है through differential positive more the wanted behavior and negative reinforce for the unattempted together maybe one such method. The other method is positively reinforce the wanted behavior and ignore the unwanted. The method is less painful and equally effective. यहाँ क्या बोल रहे हो साइमल्टेनियसली आप अनवांटेड बिहेवियर को रिड्यूस कर रहे हो बट एंड साइमल्टेनियसली आप वांटेड बिहेवियर को इंक्रीज कर रहे हो कौन से किसके थ्रू थ्रू डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट फॉर द वांटेड बिहेवियर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगा मतलब एंड अनवांटेड बिहेवियर के लिए नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगा जैसे यहाँ नेगेटिव वाला है ना कि अवॉइड करना जैसे हमने ये पढ़ा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव तो साइमल्टेनियसली हम लोग को जो ये रिड्यूस करना है एंड इसको इंक्रीज करना है हाँ तो जो डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट सिस्टमैटिक sensitization. It is a technique introduced was it sorry guys, it is a technique introduced by the world for treating phobias or international fears. अब यहाँ क्या बोल रहे हैं इट इज by world for treating phobias or international fears. Sorry, guys. Okay, तो ये fears निकालने के लिए है और phobias. So client क्या है interviewed to elicit fear from situation together with the client, and the therapist prepares a hierarchy of provoking stimuli, with the least provoking stimuli at the bottom of the hierarchy. The therapist relaxes the client and asks the client to think about the least provoking situation. The client is asked to stop thinking about the fearful situation. If the slightest tension is felt over sessions, the client is able to imagine more severe fear provoking situations while maintaining the relaxation. Okay.
The client gets systematically desensitized to the fear. The principle of reciprocal inhibition operates here, which states that the presence of two mutually opposing forces at the same time inhibits the weaker force. Thus, the relaxation response is first built up and mainly anxiety provoked scene is imagined and the anxiety is overcome by the relaxation. तो वही बोल रहे हैं कि इसमें क्या बोल रहे हैं बोल रहे हैं कि जो थेरेपिस्ट है क्लाइंट को बोलेंगे कि आप रेस्ट करिए एंड सोचिए कि आप किससे ज़्यादा कम डर लगता है और किससे ज़्यादा डर लगता है। तो म्यूचुअली क्या हो रहा है ना? टू अपोजिंग एट द सेम टाइम मतलब टू म्यूचुअली अपोजिट फोर्सेस हो रहे हैं ना कि इससे ज़्यादा कम डर उससे क्या हो रहा है? उससे वीकर फोर्स इनहिबिट्स द वीकर फोर्स as first and mildly progressive environment. तो इससे क्या है रिस्पॉन्स इज फर्स्ट बिल्डर रिलैक्सेशन इससे बिल्ड हो जाता है एंड माइल्ड एंजाइटी provoking thing is imagined and the anxiety is overcome by relaxation कि anxiety उससे चली जाती है सॉरी फेयर चले जाते हैं the client is able to tolerate progressively greater levels of anxiety because of her is relaxed state मॉडलिंग क्या है जस्ट लाइक ऑब्जर्विंग मान लो it is a procedure when the client when the client learns to behave in a certain way by observing the behavior of a role model or the therapist who initially acts as a role model मॉडलिंग क्या है एक ऑब्जर्व करना किसी का बिहेवियर उसके जैसे हम मतलब या तो उसके रोल मॉडल का या थेरेपिस्ट तो वो इनिशियली उसके रोल मॉडल की तरफ एक्ट करता है Miraculous learning that is learning by observing others is used and through process of rewarding small changes in the behavior the client gradually learns to acquire the behavior of the model कि किसी को ऑब्जर्व करके आप अपना बिहेवियर चेंज कर थ्रू स्मॉल चेंजेस और रिवॉर्ड दे सकते हो आपको है ना कॉग्निटिव थेरेपी तो इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं rational emotive therapy RAT which is developed by Albert Ellis. The central thesis says that irrational belief mediate between the antecedent and the consequences. तो पास में evidence वो है ना irrational beliefs कब होते हैं वो mediate होते तब between the antecedent पुराने events and उसके consequences. The first step in is the antecedent belief concept ABC analysis. Anti-events which cause the psychological distress are noted. The client is also interviewed to find the irrational beliefs which are distorting the present reality. Irrational beliefs may not be supported by the empirical evidence in the environment. These beliefs are carried by the thoughts with must and should. That is, must should be ये beliefs must और thoughts से thoughts का तो मतलब things must and should be in a particular way. This must be done. This should be done. है ना? Antecedent events. One should be loved by everybody all the time. है ना? कि एक one should be loved. The disordered perception of the anti-event due to the irrational belief leads to the consequence, that is, negative emotions and behaviors. Irrational beliefs are assessed through questionnaires and interviews. In the process of RET, the irrational beliefs are refuted by the therapist through a process of non-directive questioning. The nature of questioning is gentle without probing or being directive. तो गाइस आज हम लोग ने मतलब हम लोग इसको भी बाद में कॉग्निटिव थेरेपी को डिस्कस करेंगे मैं आपको फर्स्ट समझा देता हूँ तो फर्स्ट मैंने आपको बताया कि वन शुड बी मतलब मस्ट और शुड को एक पर्टिकुलर मैनर में यूज करें मतलब एंटीसीडेंट इवेंट्स जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हैं मतलब कब वो मीडिएट होते हैं बिटवीन द एंटीसीडेंट इवेंट्स एंड द कॉन्सिक्वेंसेस अभी के लिए इतने ही करते गाइस तो आज नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग एनालिटिक थ्योरी करेंगे और कॉग्निटिव थेरेपी करेंगे फिर ह्यूमन एग्जिस्टेंस थेरेपी पे so thank you guys for watching. I hope you guys liked it. Please do subscribe to my channel and I'll see you soon.